वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 8th में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने लास्ट वीडियो में प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। उससे पहले हमने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी पहले की वीडियो से कनेक्टेड रहने वाला है। तो आपको एक बेटर आइडिया लगे आ जाएगा कि हाँ, कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो आज की टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं वो कैसे फंक्शन करेगा, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या जो है सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो है न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं और सारे ही सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ सेल यूकैरियोटिक सेल के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, काम करते हैं। जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ मिलके काम करते हैं उन्हीं को वही एक सिस्टम बना देते हैं जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करते, उनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते। तो इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स को आप मेंशन करोगे। आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है और उसमें कौन कौन से आप मेंशन करोगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो आपका जो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है यह है क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं। the interior of a eukaryotic cell is 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 composed of many membrane bound organelles, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, आपके जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, तो इनमें से ये सारे ऑर्गेनेल नहीं, इनमें से जो कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे, सम ऑफ दीज organelles functions in coordinated manner। कुछ उनमें से कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं एंड कंस्टिट्यूट एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और उनमें क्या बनाते हैं, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आएंगे, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आएंगे, तो इसमें जो सेल ऑर्गेनेल आएंगे तो उसका एग्जाम्पल जो है वो है आपके, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, तीसरा है आपका लाइसोसोम, और चौथा है आपका वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स जो है
प्लांट सेल में पाए जाते हैं, इन प्लांट सेल। लेकिन अगर आपसे कभी एनिमल सेल करके पूछ ले स्पेसिफिक, तो आप वहां पे केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम बताओगे, वैक्यूल्स वहां पे मेंशन नहीं करोगे। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताइए आप प्लांट का, या नॉर्मल पूछ रहा है आपसे एनसीईआरटी में, तो आप उसको बताओगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इतनी चीजें पाई जाती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है आपका, इसको ईआर भी शॉर्ट में कहते हैं, इसको शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। और इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर, गार्नियर ने सबसे पहले इसको जो है ऑब्जर्व करा था। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोज टू पोर्टर। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइम described by पोर्टर। सबसे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो था कि इसमें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल जो पाई जाती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, इसकी खोज सबसे पहले पोर्टर ने की थी। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई 1950 में, जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हैं, इन्हीं को that are called एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्टडी हुई यूकैरियोटिक सेल की, तो वहां पे एक नेटवर्क जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे आपका आपको बताऊं मैं, जैसे ये है, यहाँ पे देखिए आप, ये न्यूक्लियस है आपका, इसी से लगा हुआ, ये देखिए ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये पूरा क्या है, ये ईआर है। इसके ऊपर राइबोसोम पाए गए आपके, ये पूरा आपका ये ईआर है, और ये पूरा आपका ईआर है, ये पूरा ईआर है आपका, ये ईआर है। ये जो जिसपे ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये सब राइबोसोम है। ईआर के मेम्ब्रेन पे राइबोसोम है, और जिस पे राइबोसोम है उसको रफ ईआर कहा। और क्या कहा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, बना के देख लेते हैं हम, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा हुआ है पीछे, जो आपका न्यूक्लियस है। तो जो ये है, ये मान लीजिए ये है जो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रही है आपको, ये यहीं पे कुछ
पाए गए हैं राइबोसोम, जो ईआर के राइबोसोम। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, एक जब क्या देख रहे हैं आप, एक चैनल या नेटवर्क बना रहा है। तो यही कही गई कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी की गई तो देखा गया कि जो एक स्कैटर्ड नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो टाइप के होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करेंगे, ये दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं स्पेस को। आपका जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इन टू कंपार्टमेंट्स। इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं ल्यूमिनल, और दूसरा जो कंपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो ल्यूमिनल होता है ये पाया जाता है इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये पाया जाता है इन साइटोसॉल, जो सेल का साइटोसॉल होता है उसमें पाया जाता है। इसको हम समझ लेते हैं, दोनों ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो ईआर है। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, यहां से आपका क्या है, निकल रहा है, ये नेटवर्क बन गया, ये ईआर का नेटवर्क है। तो एक फेस ये करेगा, ये वाला जो फेस है, इधर जो फेस करेगा, जो ये होता है आपका ल्यूमन, ईआर का ल्यूमन ऑफ ईआर। और जो ये बाहर की तरफ होगा, ये क्या होगा, साइटोसॉल। तो यही दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, एक ल्यूमिनल होता है जो ईआर होता है, और एक साइटोसॉल वाला होता है। ठीक है, तो यही बात बताई गई। जो आपका जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये जो अंदर वाली है, इसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, आपका जो ईआर है वो निकला होता है, एक्सटेंशन इसी का होता है। तो जो ईआर है, ईआर इज द extension of outer nuclear membrane। ये जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ईआर का। हमने बताया कि कुछ ऐसे होंगे जिन पे राइबोसोम पाए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन पे राइबोसोम पाए जाएंगे। ये जो राइबोसोम लगे हुए हैं आपके, ये लगे हुए हैं, इनको रफ ईआर कहेंगे। और कुछ होंगे जिसमें नहीं पाए जाएंगे, स्मूथ होंगे, इनको स्मूथ करेंगे। यहाँ पे स्मूथ कौन होंगे, नो राइबोसोम। और रफ कौन होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस, इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दो टाइप के जो राइबोसोम है वो क्या है और इनका फंक्शन क्या है। तो हम यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो टाइप के हैं। एक है रफ या इसी को कहते हैं आर ग्रेनुलर। रफ हो जाते हैं अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ग्रेन्यूल की तरह देखते हैं, तो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है स्मूथ और अग्रेनुलर, स्मूथ और अग्रेनुलर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो स्मूथ होंगे वहां पे राइबोसोम नहीं होगा। अब दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक-एक करके, दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो आपका रफ ईआर होगा, जो आपका रफ ईआर होगा वो हैव राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसमें क्या होगा, राइबोसोम पाया जाएगा यहाँ पे। लेकिन स्मूथ क्या होगा, डू नॉट हैव राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होगा। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये होगा अनब्रांच्ड, मतलब ब्रांच नहीं होगा, ये अनब्रांच्ड होगा। और ये होगा ब्रांच, ये होंगे ब्रांच्ड। ये जो बना होगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो केवल और केवल मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ये बना होगा आपका सिस्टर्नी से, और ये बना होगा ट्यूब्यूल से बना होगा। ठीक है, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। जबकि जो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये इन्वॉल्व इन या हेल्प इन लिपिड बायोसिंथेसिस, ये जो लिपिड की बायोसिंथेसिस होगी उसमें हेल्प करेगा जो स्मूथ ईआर होगा। इसके अलावा लिपिड बायोसिंथेसिस एंड स्टेरॉयडल जो स्टेरॉयड से बने होंगे, जैसे आपके प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, ये सब जो हार्मोन होंगे इनकी भी सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। स्टेरॉयडल हार्मोन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होंगे उनकी भी सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, ये स्मूथ ईआर। इसके अलावा और हम फंक्शन देखते हैं रफ ईआर के। ये जो पाया जाएगा रफ ईआर होगा प्रेजेंट इन नर्व सेल में पाया जाएगा। प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, नर्व सेल में पाया जाएगा। जब नर्व सेल में पाया जाएगा और लीवर सेल में पाया जाएगा, लीवर सेल, जब ये नर्व सेल में पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, नर्व सेल में पाया जाता है तो मॉडिफाई हो जाता है नर्व सेल ईआर, modified to form Naegele's granules, जो आपकी न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं, Naegele's granules। और ये करती क्या है Naegele's granules, ये जो Naegele's granules हैं ये करेंगी क्या, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बनाएंगे जो कि आपका करती हैं, सिग्नलिंग करती हैं आपके न्यूरॉन्स की। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करेगा। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका पाया जाता है, ये जो पाया जाएगा मसल्स में, और मसल में जब पाया जाएगा प्रेजेंट इन मसल, और जब मसल में पाया जाएगा तो मसल में इसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे सेल्स नॉन एज, मसल की सेल्स जो होती हैं उनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टोर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। जो आपका मसल्स की जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा, और ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का। इसके अलावा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं आपके, एक दो बातें और सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450। P450 ये क्या करता है? इन स्मूथ ईआर में पाया जाएगा यह, और करेगा क्या? हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल्स की डिटॉक्सिफिकेशन कराएगा। इसके अलावा क्या कराता है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कराता है आपका ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ग्लाइकोजन बताएंगे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे इसी चैनल पे, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे होती है आप उसके बारे में देख सकते हैं। बाकी हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे। तो ये काम हो गए आपके जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ईआर। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। तो स्ट्रक्चर जो होता है आपका उसमें तीन चीजों से मिलकर बनी होती है जो ईआर होता है। एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स, तीसरा होता है वेसिकल्स। जो आपकी सिस्टर्नी होती हैं अपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये होती हैं अनब्रांच्ड, और आपको पता है सिस्टर्नी से ही रफ ईआर बनता है। सिस्टर्नी से क्या बनता है? आर ईआर, रफ ईआर बनता है। ठीक है, अनब्रांच्ड होती है। और जो आर ई आर होता है आपका, आर ई आर या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी का ही बना होता है। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें क्या होगा? ये कंटेन्स 18S राइबोसोम पाया जाएगा इसमें। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं आपकी वो ब्रांच्ड होंगी, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होगा, नो राइबोसोम। और ये क्या बनाएगा? SER, स्मूथ। जब राइबोसोम नहीं तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। SER मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये SER जो होता है वो ट्यूब्यूल्स का बना होता है। जो वेसिकल होता है, वेसिकल क्या है? जब राउंड स्ट्रक्चर है, जब जो कोई न्यूरोट्रांसमीटर है या कोई प्रोटीन है वो वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी तक पहुंचती है, तो ये क्या करता है? जो वेसिकल है ये डिफ्यूज होता है, ये निकलता है जब ईआर से, जब प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान। तो ये राउंड स्ट्रक्चर फील्ड विथ प्रोटीन और अदर सब्सटेंस, प्रोटीन या दूसरे सब्सटेंस से फील्ड होता है। और क्या करेगा? फ्यूज करेगा। एंड फ्यूज्ड विथ सिस फेज। अब गोल्जी के दो फेज होते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कि जो गोल्जी होती है उसके सिस फेज होता है और ट्रांस फेज होता है। तो ये जो ईआर की जो वेसिकल होगी वो सिस फ्यूज करेगी सिस फेज से। सिस फेज और कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स फेज ऑफ गोल्जी बॉडीज के कॉन्वेक्स फेज से फ्यूज करेगी। जो RER है और SER है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, RER एंड SER both can be interchangeable। इसका क्या मतलब है? इंटरचेंजेबल इसका मतलब ये है जो RER है और SER है, ये कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की सिंथेसिस हमेशा ही होती है। जिस टाइम पे उस राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी उसको RER कह देते हैं, अदरवाइज वो SER। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है तो SER है। ये दोनों अलग अलग नहीं होती। जिस टाइम पे हो रही होती प्रोटीन की सिंथेसिस उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, और जब नहीं हो रही होती तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल का यही मतलब है कि RER SER में चेंज हो सकता है और SER RER में चेंज हो सकता है। ठीक है, ये जो आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक इंपॉर्टेंट बात और यहीं पे लिख लीजिएगा स्टार बना के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फॉर्म सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर्नी इज फॉर्म, फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेल सिस्टर्नी इज फॉर्म, तो जो ER की सिस्टर्नी होगी वो गोल्जी बॉडी को फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इसके अलावा हमने जब वो पढ़ा था कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है, तब वहां पे हमने आपको बताया हुआ था माइक्रोबॉडीज के बारे में। तो ये जो माइक्रोबॉडीज हैं ये भी ER के थ्रू ही बनती हैं। तो ये एक स्टार बना के और लिख लीजिए, जो माइक्रोबॉडीज होती है, जो कि हमने बताया था कि सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज हमने बताया हुआ है, जब हमने आपको सेल वॉल पढ़ाया हुआ था उसमें बताया हुआ है हमने आपको। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज या और वैक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म जब पढ़ाया उसमें भी बताया हुआ हमने आपको। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज क्या है? स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ये स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और या सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जो माइक्रोबॉडीज में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे? हमने एक पढ़ा था प्रोक्सीसोम, आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने वैक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने बताया हुआ था आपको प्रोक्सीसोम। दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम केवल प्लांट में पाया जाएगा, और स्फेरोसोम। ये तीन किसमें आएंगे? माइक्रोबॉडीज में। और माइक्रोबॉडीज भी ER के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ER जो है वो माइक्रोबॉडीज को भी बनाती है, जबकि हमने प्रोक्सीसोम में बताया था इसको हम यूरिकोसोम भी बोलते हैं, व्हेन कब बोलेंगे? व्हेन प्रेजेंट इन किडनी, जब किडनी में ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जाके आप वहां से देख सकते हैं। ये चीज बात हो गई। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के ER होते हैं, पढ़ लीजिए आप, कुछ भूलिए नहीं, ताकि आपको कहीं से जब क्वेश्चन आए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ स्पेशल टाइप के ER होते हैं जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, लेकिन अब यहाँ भी बता दूंगा तो आपको एक और क्लियरिटी हो जाएगी आपके माइंड में कि जो स्पेशल टाइप के ER हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने जब आपको प्लाज्मोडेस्माटा बताया हुआ था तो उसने बताया हुआ था कि प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन ER के थ्रू होता है। और सेल वॉल में जब हमने पढ़ाया था आपको तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन ER के थ्रू होता है, जो कि चैनल बनाता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स क्या करता है? इंटरेक्शन कराता है प्लांट सेल में। तो और जो उसके जो छोटे छोटे वो होते हैं उसको हमने डेस्मोटिब्यूल कहा था, और यही डेस्मोटिब्यूल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में या इम्पोर्ट में हेल्प करता है, ये मैंने बताया हुआ था। तो जो
अब हम यहाँ पे लिखते हैं सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आप पहला देखोगे डेस्मो, पढ़ चुके हो आप, यहाँ मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको डेस्मो, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि हाँ इसका अगर कभी आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो। डेस्मोटिब्यूल्स, डेस्मोटिब्यूल क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which passes through प्लाज्मोडेस्मेटा, जो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू पास होता है उसको हम नून एज डेस्मोटिब्यूल्स, उसको हम डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। करता क्या है ये डेस्मोटिब्यूल्स? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट में कैसा ट्रांसपोर्ट? सिम्पोर्ट कराएगा। जब फोटोस्टिमुलेट का ट्रांसपोर्ट होता है आपका फ्लोएम के थ्रू, तो उसमें सिम्पोर्ट करता है क्योंकि इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कुछ होते हैं जो जिसमें प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं पाया जाता, वो क्या करते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे प्लाज्मोडेस्मेटा अवेलेबल नहीं होते। तो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था, सिम्पोर्ट और यहाँ पे हमको याद जो रखना है वो सिम्पोर्ट रखना है, क्योंकि जो डेस्मोटिब्यूल है वो सिम्पोर्ट में हेल्प करता है। दूसरे टाइप का जो स्पेशल टाइप का जो आपका ईआर है वो है माइक्रोसोम। कभी आ गया माइक्रोसोम तो यही लिखेंगे कि स्पेशल फॉर्म ऑफ ईआर। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ईआर सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो क्या होता है? इस सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा? फॉर्म फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर के कुछ फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और जो ये फ्रेगमेंट्स होंगे ईआर के, इन्हीं को कॉल्ड एज माइक्रोसोम। इन्हीं फ्रेगमेंट को जो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हुए हैं, इन्हीं को माइक्रोसोम कहते हैं। ये जो माइक्रोसोम होते हैं, ये जो टर्म है, टर्म जो दिया था माइक्रोसोम का, टर्म बाई ए क्लार्ड ने क्या दिया था? टर्म दिया था। और ये क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो माइक्रोसोम के बारे में है, नॉट फाउंड इन इंटैक्ट सेल, ये इंटैक्ट सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। तो ये हो गया आपका जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, जिसमें स्पेशल टाइप के कुछ ईआर हैं, डेस्मोटिब्यूल माइक्रोसोम के बारे में पढ़ लिया, माइक्रोबॉडीज किससे बनती है ये पढ़ लिया, इंटरचेंजेबल जो ईआर है वो पढ़ लिया, सिस्टर्नी गाल्गी बॉडी कैसे बनाती है ये पढ़ लिया, स्ट्रक्चर में कौन कौन से सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल हैं ये पढ़ लिया। इसके अलावा इनका दोनों का काम पढ़ लिया, रफ इंडोप्लाज्मिक का, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, ल्यूमिनल पढ़ लिया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ईआर के बारे में पढ़ लिया, और इसका कैसे फंक्शन करता है ये पढ़ लिया। और इसके अलावा हमने इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लिया, इसके स्ट्रक्चर में हमने ये चीजें इतनी चीजें देखी हुई। इस प्रकार आपका जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी मैंने जो देखा हुआ था ऊपर, उसके बारे में आपने पढ़ लिया कि जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।